नमस्कार साथियों, ये हमारी CTET साइंस की क्लास नंबर 15 है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हम पार्ट नंबर 3 आज करेंगे। ये क्लासेस CTET, UTT, UPTT और सब टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं। उपदेष्टा.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, या आप इसको परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक ऑब्लिक परमाणु संख्या। ठीक है, इसको जेड से रिप्रेजेंटेशन इसका जेड से करते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? एटॉमिक नंबर की खोज मोसले ने की थी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर was discovered, एटॉमिक नंबर was discovered by, दूसरी पेन से इसको लिख लेते हैं, मोसले। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, या हम किसको कह सकते हैं? जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या कह सकते हैं हम? परमाणु क्रमांक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई अगर उदासीन है, ठीक है, तो हम किस में पढ़ रहे हैं इसको? उदासीन परमाणु में। जो यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उदासीन परमाणु में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बेसिक बात है ये, आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ए से करते हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम ऐड कर देंगे, तो वही होता है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। तो यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जब हम इसका ऐड करते हैं तो उसी को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसी को ही मास नंबर कहते हैं, जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने एक चीज़ देखी कि प्रोटॉन जितने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से हम द्रव्यमान संख्या को क्या लिख सकते हैं? यानी कि मास नंबर को। ठीक है, तो हिंदी में मैं लिख रहा हूँ द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या क्या हो सकती है? ठीक है, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो यही हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस, ऊपर वाली लाइन है तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ इसको, न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी हमने देखा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन तो आएंगे। ठीक है, तो प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तीसरी तरह से इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि हमने देखा था कि यहाँ पे देखो आप, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका मतलब कि
तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम प्रोटॉनों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे कि एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देन एन एटम may be represented, represented, ठीक है। an atom may be represented as, किस तरह से, देखो आप यहाँ पर देखो, किसी भी परमाणु को हम ऐसे लिखते हैं जेड एक्स ए की फॉर्म में, ठीक है। तो जहां पर जेड क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था कि जेड है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे हमने देखा था ना ऊपर। तो इसमें जेड परमाणु क्रमांक है, ए है मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जेड क्या है, इसमें परमाणु क्रमांक, तो इसको मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक। और ए क्या हमने देखे था, ए है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और एक्स क्या है इसमें, एक्स इसमें है परमाणु का प्रतीक, जैसे ऑक्सीजन का ओ होता है, हाइड्रोजन का एच होता है, ठीक है। वो परमाणु का प्रतीक हम यहाँ पे लिख देंगे। तो परमाणु का प्रतीक। अब इसमें हम ऊपर देख रहे थे कि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो किसी में अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे आप, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, मैं इसको एन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या यानी कि ए में से क्या घटा देंगे, जेड घटा देंगे। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। इससे आपके न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, इसको आप लिख लीजिए। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा कैसे निकला, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो उसमें से हम परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये है ना द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो LHS इज इक्वल टू RHS होता है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या उधर जाके माइनस हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि परमाणु स्पीसीज के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपकी रहेगी परमाणु स्पीसीज के प्रकार, ठीक है, परमाणु स्पीसीज के प्रकार, ठीक है। हेडिंग देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, पर ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि आपने देखी हुई है। तो इसमें आते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स यानी कि समस्थानिक, संभारिक वगैरह, ठीक है। तो इनको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोटोप्स को, आइसोटोप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। तो समस्थानिक से पता चल ही रहा है आपको कि जो एक ही स्थान पे, मतलब, ठीक है, एक ही स्थान पे होने का मतलब है कि जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, पर जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं, समान परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था। समान परमाणु क्रमांक हो पर, यानी कि परंतु लिख देता हूं मैं, परंतु भिन्न, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट द्रव्यमान संख्या, डिफरेंट द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हमने रिप्रेजेंट किया था ए से। तो जिनमें क्या हो, परमाणु एक ही स्थान पे, मतलब परमाणु क्रमांक तो सेम है पर उनका भार अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब दूसरी तरह से मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि
समान प्रोटॉन हो जिसमें, और परीक्षा में सवाल ऐसा ही आएगा घुमा के, समान प्रोटॉन हो जिसमें, परमाणु क्रमांक को ही बोलते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो समान प्रोटॉन, अब जब प्रोटॉन सेम है तो जब इसका द्रव्यमान संख्या में अंतर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा होगा, न्यूट्रॉनों की वजह से। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। तो समान प्रोटॉन होंगे क्योंकि एक ही जगह पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो समान प्रोटॉन किंतु न्यूट्रॉन अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग। अब इसके एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ आएंगे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल इसका होगा 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जेड क्या है, सेम है तीनों में, ठीक है। तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है, एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। पर यहाँ पे क्या है, इनका परमाणु क्या है, द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान संख्या इनका क्या है, अलग अलग है, 1 2 3 है। तो ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। यहाँ पे नाभिक होगा और यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन में बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा के मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये तो आप मान को चले कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये उसका कक्षक है फर्स्ट वाली, और इसमें क्या है, एक परमाणु है यहाँ पे ये, ठीक है। इसको पूरा ही अगर हम कर दें तो एक, सॉरी परमाणु नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे भी है। तो ये फर्स्ट वाला ये हो गया 1H1, ठीक है, बाहर एक है, तो मतलब इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। अब इसमें 2 कहाँ से आया, तो मतलब 2 आने के लिए 2 हो ना, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो गई होगी। फिर यहाँ पे 3 आए तो मतलब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या तो सब में सेम है, परंतु न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये चीज़। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा इनके नाम भी होते हैं, मैं इनका नाम आपको लिख देता हूँ। तो 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटियम। 1H2 को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। और 1H3 को हम कहते हैं ट्राइटियम। तो इसको भी आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें अगर हम, तो दूसरा एग्जाम्पल है 17Cl35 और 17Cl37, दोनों होते हैं न्यूट्रॉनों का अंतर है इसमें 2 का, ठीक है। इसमें 35 आ रहा है और यहाँ पे 37 आ रहा है, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आइसोबार्स देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम आइसोबार्स। आइसोबार्स से मतलब है कि समभारिक। तो समभारिक क्या होता है कि जिसमें समान परमाणु द्रव्यमान हो और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक हो। शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समान परमाणु, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समान परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, और भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होगी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट मैं दूं तो वो है 18Ar40 और दूसरा है 19K40, यानी कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले 2 तत्व हैं, पर उनका परमाणु बाहर क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, 40 यहाँ भी और 40 यहाँ भी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका रहेगा 6C14 कार्बन का, ठीक है, और 7N14। तो इस पे भी क्या है, यहाँ पे 6 परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है पर द्रव्यमान संख्या दोनों की 14 है, ठीक है। तो तीसरी परमाणुीय स्पीसीज होती है आइसोटोन्स, आइसोटोन, ठीक है, यानी कि समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से ही पता चला है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखाना है नहीं। एग्जाम्पल इसका है 1H3 और 2He4। को समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। ये है हाइड्रोजन का नाभिक और ये हाइड्रोजन की कक्षा। 1H3 है, मतलब कि एक इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन भी होगा। अब परमाणु भार देखो क्या होगा इसमें, 3 कहाँ से आया, मतलब इसमें 2 क्या है, 2 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। अब 2He, इसका भी अगर हम फिगर बनाएं 2He का, तो यहाँ पे नाभिक और यहाँ पे इसका फर्स्ट कक्षक, और 2He है मतलब 2 क्या है, परमाणु होंगे, 2 सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाभिक के अंदर क्या होंगे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन भी होंगे। और अगर बात करें 4 कैसा है, तो मतलब 4 आने के लिए क्या, यहाँ पे 2 क्या रहे होंगे, 2 न्यूट्रॉन रहे होंगे। तो इसमें भी 2 न्यूट्रॉन हमने यहाँ पे बनाया और इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, तो सम न्यूट्रॉनिक।
दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं 7n15 और 8o16 दोनों में भी सेम न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी हम लिख लेते हैं चौथा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो एक ही एटम में तो कैसे सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग तत्वों में हम देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो एक में तो होंगे नहीं, तो अलग अलग होंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आएगा कि जिन आयनों, पूरा ही मैं आपको लिखवा लेता हूं, जिन आयनों, ठीक है, और परमाणु या परमाणु, ठीक है, तो जिन आयनों और परमाणुओं में क्या होता है, समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन। जैसे आप एग्जांपल से आप समझिए, F1 नेगेटिव, Ne, ठीक है, या Na प्लस हो गया आपका, या Mg2 पॉजिटिव में, इन सब में क्या है, प्रत्येक में, और ये वाला पेपर में आया हुआ है तो इसलिए वाला मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्रत्येक में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। इसका जब आपको करोगे ना 1s1 1s2 2s3, तो उससे आप निकाल लोगे इसको। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, पेपर की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पर आप टीचर बनने जाएंगे भविष्य में, या आप टीचर बनेंगे भविष्य में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक होते हैं, ये सीटेट एग्जाम के लिए तो उपयोगी नहीं है, ठीक है, इतना डीप तो आएगा नहीं, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आइसोडीफेर होते हैं, ठीक है, आइसोडीफेर। आइसोडीफेर का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों के मध्य का अंतर समान हो। ठीक है, ध्यान से इसको आप समझिएगा। किसी परमाणु ना, दो अलग अलग एटम्स में न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों के बीच का अंतर, हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। प्रोटोनों के मध्य का जो अंतर होगा ना, वो सेम होगा, का अंतर क्या होगा, समान होगा, समान अंतर होगा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस पी क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे एग्जांपल इसका क्या है, 19K39 और 9F19। ठीक है, तो देखो 19K39 में अगर हम प्रोटॉन निकाले तो प्रोटॉन कितने इसमें, ये है प्रोटॉन 19। अब ये द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। इसको थोड़ा मैं 1 मिनट, इसमें प्रोटॉन है 19 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या हम कहते हैं। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस परमाणु द्रव्यमान में से इसको घटा देंगे, तो कितना आ रही है न्यूट्रॉनों की संख्या, 20 आ रही है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का, इनमें अंतर 1 का है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इसमें हम प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन 9 है, यहाँ पे 19 थे। आपको ये नहीं देखना, अंतर देखना हमने न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों में। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, 19 में से 9 घटा देंगे, तो 19 में से 9 घटाने पे आया 10। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का, यानी कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच का अंतर 1 है। तो इस तरह से हो जाएंगे आइसोडीफेर। उसके बाद एक और आता है आइसोस्टेयर्स। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो एटम की संख्या समान हो। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूं, आइसोस्टेयर, आइसोस्टेयर्स। ये सीटेट एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, आइसोडीफेर और आइसोस्टेयर्स। पर टीचर बनने आप जा रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। भविष्य में आप टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या व एटम की संख्या समान होती है, तो इसको आप लिख देना। थोड़ा सा हम सीधे देख लेते हैं शॉर्ट में, बोहर्स एंड बरीरू। ठीक है, ये समझना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए, बेसिक सी चीज़ है। तो इसमें क्या कहा गया था, मैं आपको सीधे पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि 2n, ठीक है, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, या हम कह सकते हैं सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि जैसे पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और तीसरे में 18, और इसी तरह चौथे में 32। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ेंगे। अगला क्या हो जाएगा कि भारी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सबसे जो भारी कोश होते हैं ना, तो अष्टक निर्माण वाला आपने देखा होगा, तो भारी कोश में क्या होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बाहरी कोश में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
RT हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये भरे जाएंगे ना कक्षक में, तो अंदर से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। सबसे पहले अंदर वाली सेल को भरा जाएगा, उसके बाद इस वाली सेल को भरा जाएगा, ठीक है। तो अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इससे ज़्यादा डीप में आपको इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। उससे बाद हम थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे वैलेंसी के बारे में, संयोजकता। इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है इसको भी, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो बेसिक बेसिक तो आपको बताना ही है, ठीक है। तो संयोजकता, संयोजकता क्या होती है, इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संयोजकता के हिसाब से आप कैसे किसी को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो एक क्या होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। एक होंगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और दूसरे होंगे जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, जो ठीक है, को ग्रहण करेंगे। सिंपल है, इतना आप समझ गए। तो त्याग कौन करेंगे, त्याग वो करेंगे जिनके पास कम होंगे, ठीक है। तो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, 3 वाला त्याग करेगा। ग्रहण कौन करेंगे, जिनके पास 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। 8 ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 वाला तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसका अष्टक तो संपूर्ण है। तो इतना आप समझ गए। बीच में आ गया 4 वाला, जो 4 वाला ना, जैसे कार्बन, तो वो क्या कर सकता है, वो दान भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। तो बीच में आ गया। अब हम इनको देखते हैं। तो मतलब जो त्याग कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डोनेटर है। और ये क्या है, ये करेंगे गेन करेंगे, ठीक है। आप समझ गए, इतना सिंपल है। अब जो ये डोनेट करते हैं, तो इनको डोनेट करने के बाद इन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो मतलब कि पहले इनके पास, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा इनके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो ग्रहण करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इनमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना इन पे, तो इनको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज जिन पे आया, इनको हम कहते हैं एनायन। और कौन होते हैं, था तो मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो होते हैं मेटल, ठीक है। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये बताया था। और ये होते हैं अधातु, नॉन मेटल। हिंदी में ही लिखना है तो अधातु, ठीक है। तो अधातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इसको बिल्कुल लिख दो अपनी कॉपी में, पेपर में आएगा ही आएगा ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और वैसे भी आपको ये बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। सिंपल हो गया। इसके बाद जो चीज़ आती है उसमें होता है कि सरल यौगिकों के सूत्र वाला टॉपिक रहता है जो, उसमें हम देखते हैं कि मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट, ठीक है। तो मोनोवैलेंट कैटायन पढ़ते हैं हम, उसमें मोनोवैलेंट एनायन पढ़ते हैं। बस सीटेट एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में 2 रूल दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको हमको देखना जरूरी है, तो उनको पढ़ना जरूरी है। तो लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर 2 लॉ दिए गए हैं, ठीक है, 2 लॉस। अब वो कौन से नियम है उनको हम देख लेते हैं। इससे काफ़ी परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो टोटल मास होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लिखवाने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये दिया था लेवाइजर ने, ठीक है, लेवाइजर, और 1774 में लेवाइजर ने ये दिया था। अगर आपको लिखवाना भी है तो चलिए देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द मासेस ऑफ द, ठीक है, किसका, ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि अभिकर्मक और उत्पाद का जो टोटल मास होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमेन्स
अनचेंज्ड। थोड़ा राइटिंग इसमें बढ़िया नहीं बन पा रही अभी, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा। तो मास क्या होगा, टोटल मास अनचेंज रहना चाहिए। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवाइजर ने दिया था। दूसरा नियम है, और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, दोनों नियम एनसीईआरटी में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात का नियम, और ये दिया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने दिया था ये लॉ 1779 में, ठीक है। प्राउस्ट है ये, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, प्राउस्ट, ठीक है। तो इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड इट्स एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। तो किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में क्या होगा, जो उसके एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड इट्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है, यानी कि निश्चित अनुपात में होंगे, और किसके, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो ये हो गया है। तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन और केमिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो फटाफट से हम उसको पढ़ लेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा समझना है। फिर मिक्सर्स हम देखेंगे कि जो हेट्रोजीनस, होमोजीनस, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, एसिड बेस सॉल्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद हम उसको करेंगे। तो शायद 2 से 3 अगली क्लासेस में ये वाली यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी, शायद 4 क्लासेस में भी हो सकती है अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली क्लासेस में यूट्यूब के माध्यम से, तो आप हमसे जुड़े ही हैं, साथ ही आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।